हाँ बेटा, सबसे पहले सभी बच्चों को मेरी तरफ से सुप्रभात। और आज इस वीडियो में अपने कक्षा 12 के अंदर जो आपका हिंदी साहित्य विषय है, जिसमें अपने पहली जो इकाई है उस पहली इकाई के अंदर हिंदी साहित्य का आधुनिक काल का इतिहास दिया गया है। पूर्व की वीडियो में इन पर चर्चा हुई है, इनके बारे में मैंने आपको विस्तृत जानकारी दी है। अब अपने प्रश्नों पर बात चल रही है। इस इकाई से संबंधित जो प्रश्न है उन प्रश्नों पर अपने चर्चा कर रही हैं। इससे पहले भी मैंने प्रश्नों पर ही आपका ध्यान आकर्षित किया है, उस पर जानकारी दी है। अब इसमें प्रश्नों पर बात कर रही हैं तो यहां प्रश्न एक उभरता है, बनता है, वो यह कि प्रयोगवादी कवि है वो यथार्थवादी है। प्रश्न है प्रयोगवादी कवि यथार्थवादी है। स्पष्ट करो, ये प्रश्न है बेटा। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आपको जो प्रयोगवाद के बारे में बताया गया है, प्रयोगवाद से संबंधित जो अध्ययन आपको करवाया गया है, उस पर आप अपना ध्यान आकर्षित करेंगे। और ध्यान देवें बेटा, यथार्थ, ये जो प्रयोगवादी काव्य धारा चली, इस काव्य धारा के जो रचनाकार थे वो यथार्थ के बहुत करीब थे। वास्तविकता, सच्चाई जो है उसका चित्रण करने का प्रयास किया। देखिए, इस युग का जो रचनाकार है वो सामान्यतः क्या होता है कि रचनाकार भावावेश में आ जाता है, भावनाओं में बह जाता है। तो इस युग का जो रचनाकार है वो भावुकता के स्थान पर ठोस बौद्धिकता को ज्यादा महत्व देता है। इसको भावुकता के स्थान पर ठोस बौद्धिकता को ज्यादा महत्व देता है, यानी बुद्धि से ज्यादा काम लेता है। इसीलिए मध्यम वर्गीय व्यक्ति के जीवन की, चाहे वो परेशानी है, उसके जीवन की जड़ता है, कुंठा है, अनास्था है, प्राज्य है, या उसका मानसिक संघर्ष है, इन सब चीजों को, इन सब बातों को इस युग के रचनाकार ने सत्य को, इस चीज की जो सच्चाई है, ये जो सत्य है, इसको बड़ी बौद्धिकता के साथ उद्घाटित किया है। मध्यम वर्गीय व्यक्ति के जीवन की जड़ता, कुंठा, प्राज्य, मानसिक संघर्ष आदि के सत्य को ठोस बौद्धिकता के साथ अभिव्यक्ति दी है। एक तरह से जो सच्चाई है उसका चित्रण इस युग के रचनाकारों ने किया है। लघु मानव की हीनता के प्रति भी, छोटे जो लोग हैं समाज के अंदर, निम्न वर्ग के जो लोग हैं, उनके प्रति भी इस युग के रचनाकार ने सहानुभूति प्रकट करके
और उसके जीवन के लिए एक नया मार्ग या एक नया रास्ता तलाशने का प्रयास भी किया है। तो इस प्रकार से ये हम लिख सकते हैं बेटा इस तरह से कि प्रयोगवादी जो कवि है वो यथार्थवाद का पक्षधर है या यथार्थवादी रहा है। इस पर प्रकाश डालो। तो जैसे आपको मैंने बताया है इस तरह से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हो। इसके बाद में आगे जो प्रश्न है उस पर अपने चर्चा करेंगे। वो है कि समकालीन नाटकों पर राजनीतिक सिद्धांतहीनता। अगला प्रश्न है समकालीन नाटकों पर राजनीतिक सिद्धांतहीनता की प्रवृत्ति समकालीन नाटकों पर राजनीतिक सिद्धांतहीनता की प्रवृत्ति का प्रभाव किस रूप में पड़ा? प्रवृत्ति का प्रभाव किस रूप में पड़ा? समकालीन उस युग की बात है। आधुनिक काल के अंदर जो नाटकों की रचना हुई है उनके ऊपर सिद्धांतों के बिना या सिद्धांतों से रहित जो राजनीति थी उसका क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में हमें चर्चा करनी है। देखिए बेटा, जो समय चल रहा होता है उसके ऊपर युग का या युगीन परिस्थितियों का प्रभाव है वो अवश्य पड़ता है। युगीन परिस्थितियों का प्रभाव दृष्टिगोचर जरूर होता है। अगर इतिहास उठा करके देखें तो जो जिस समय की हम बात कर रहे हैं उस समय उस युग की जो प्रवृत्तियां रही हैं, चाहे वो सामाजिक है, राजनीतिक है, धार्मिक है, सांस्कृतिक है, कैसे भी हो, उस युग पर, उस जीवन पर, उस मानवीय समाज पर, चाहे उसका क्षेत्र कोई भी हो, साहित्य का क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, कोई भी हो, उसके ऊपर उसका प्रभाव जरूर पड़ेगा। बेटा हम समकालीन नाटकों पर बात कर रहे हैं बेटा, तो इस युग में राजनीति की सिद्धांतहीनता, अवसरवादिता, सरलीकरण और बौद्धिक दिवालियेपन ने इस युग के आदमी को भीतर से झकझोर करके रख दिया था। राजनीति की सिद्धांतहीनता, अवसरवादिता, सरलीकरण और बौद्धिक दिवालियापन, इन बातों ने, इन कमियों ने, इन दोषों ने आम आदमी जो था उसको भीतर से झकझोर दिया, तोड़ दिया अंदर से। अब जब ऐसा समाज पर प्रभाव था, आम आदमी पर जब इन बातों का प्रभाव था, तो यह स्वाभाविक है बेटा कि इसका प्रभाव उस युग के नाटककारों पर भी पड़ेगा। मैंने आपको पूर्व में बताया, युग के ऊपर, समय के ऊपर, उस युग की परिस्थितियां, उसका प्रभाव अवश्य होता है। आज की पीढ़ी है, वर्तमान की पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, उसके ऊपर युग का प्रभाव है वो परिलक्षित हो रहा है बेटा, स्पष्ट है। इसी तरह से उस युग की हम बात करें तो उस युग में भी, उस युग के नाटककारों पर भी प्रभाव पड़ा। वो उससे अछूते कैसे रह सकते थे? राजनीतिक संस्थाओं की मक्कारी के बारे में डॉक्टर लक्ष्मीनारायण लाल ने
राजनीतिक संस्थाओं की मक्कारी के बारे में डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल ने, रक्तलाल ने, रक्तलाल ये उनके नाटक का नाम है बेटा, इस नाटक की रचना की। उस युग की राजनीतिक जो संस्थाएं थी, चाहे वो पार्टियां हैं जो भी है बेटा, उनकी जो दगाबाजी थी, धोखेबाजी थी, सिद्धांत विहीन उनकी जो राजनीति थी, उसके ऊपर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल ने रक्त लाल चतुर्भुज राक्षस ये नाटकों के नाम है। चतुर्भुज राक्षस, ये रक्तलाल की जगह रक्त कमल पढ़िए बेटा, रक्तलाल की जगह रक्त कमल। फिर इसके बाद में चतुर्भुज राक्षस, पंच पुरुष, गंगा माटी, पंच पुरुष, गंगा माटी जैसे नाटकों की रचना। इसी श्रेणी में संतोष कुमार नोटियाल ने नोटियाल ने भी जिन नाटकों का चित्रण किया, लेखन का कार्य किया, जिनमें चाय पार्टियां, जैसे नाटक की रचना की। इसी क्रम में ऋषि भटनागर ने कर्ण ऋषि, इसी क्रम में, इसी सिलसिले में कर्ण ऋषि भटनागर ने जहर, जनता का सेवक, जहर, जनता का सेवक जैसे नाटकों की रचना की। और ज्ञानदेव अग्निहोत्री ने तुरमुर्ग, तुतुरमुर्ग जैसे नाटकों की रचना की बेटा। क्या कहने का तात्पर्य बेटा, किस प्रकार से उस युग की जो सिद्धांतहीन राजनीति चल रही थी, उसका प्रभाव उस युग के नाटककारों पर पड़ा, और उस युग की सिद्धांतहीन राजनीति का चित्रण उस युग के नाटककारों ने अपने इन नाटकों के अंदर किया। इसके बाद में बेटा ये जो प्रश्न है कि समकालीन नाटकों पर राजनीतिक सिद्धांतहीनता की प्रवृत्तियों का प्रभाव, ये प्रश्न जो था, इसका जैसे मैंने आपको बताया है, इस तरह से आप इसका उत्तर लिख सकते हो। अब अगला जो प्रश्न है वो है हिंदी सचेत कहानी की विकास यात्रा का वर्णन करो।
हिंदी सचेत कहानी की विकास यात्रा। पूर्व की वीडियो में मैंने बेटा आपको बताया है कि चाहे वो नई कविता है, उपन्यास है, नाटक है, कहानी है, 60 के बाद में, 1960 के बाद में, या 1960 से लेकर के जो दौर शुरू हुआ था, जो अब चल रहा है, इन सब को हम नई कविता, नई कहानी, नए उपन्यास, नाटक की श्रेणी में रख सकते हैं। तो 1960 से 1970 के बीच की कहानियों के लिए जो नाम दिया गया है, या इस समय की जो कहानियां लिखी गई है, उनके लिए सचेत कहानी का नाम दिया गया है। इस युग के रचनाकारों ने, यानी 1960 से लेकर के लगभग 1970 तक की जो कहानियां लिखी गई हैं, कहानी लिखने का जो सिलसिला चला है, इसके लिए रचनाकारों ने सचेत कहानी का नाम दिया है। और इस सचेत कहानी की विकास यात्रा पर सबसे बड़ी बात है, ध्यान देवे यहां, कि इस सचेत कहानी की विकास यात्रा पर अमेरिका की एक्टिविज्म का सबसे ज्यादा प्रभाव रहा है। अमेरिका की एक्टिविज्म। समय है इनका 1960 से 1970 तक का। प्रभाव अमेरिका की एक्टिविज्म का इसके ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव रहा है। इसकी एक सबसे बड़ी विशेषता है, इस युग की कहानियों की जो रचना हुई है, यानी 1960 से 1970 के बीच की जो कहानियां लिखी गई हैं, कि इनके ऊपर व्यक्तिगता के स्थान, या यूं कहें कि व्यक्तिगता का अधिकतर विरोध रहा है, विरोध हुआ है। यानी व्यक्ति को ज्यादा महत्व यहां नहीं दिया गया है। लगभग इस युग के रचनाकारों ने व्यक्तिगता का विरोध किया है, सामूहिक चेतना पर अधिक बल दिया है। व्यक्तिगता का विरोध, सामूहिक चेतना पर बल, और युगीन परिस्थितियों को ध्यान में रख करके इस प्रकार से व्यक्तिगता का उस युग के अंदर विरोध किया गया। यद्यपि इस युग की जो कहानियां हैं, या ये कहानियों का जो दौर चला है, जिसमें जीवन बोध शून्य दिखाई देता है हमें, जीवन बोध इस युग के अंदर है, जीवन बोध हमें शून्य दिखाई देता है। लेकिन जीवन का बोध शून्य होने के बावजूद भी इस युग का जो रचनाकार है वो आशावादी रहा है, यानी उसने आशावादी दृष्टिकोण को प्रमुखता दी है। ज्यादा महत्व आशावादी दृष्टिकोण को दिया है, यानी आशावादी बना रहा है। वैसे भी कहा जाता है बेटा, आशा परम सुखम, निराशा परम दुखम। भी आशा के सारे ही जीवन रूपी गाड़ी है, वो आगे चलती है। अगर व्यक्ति के भीतर निराशा आ जाए तो वो निराश हो जाएगा, उसके जीवन रूपी गाड़ी का पहिया है वो रुक जाएगा। तो रचनाकार है, भविष्य की सोचता है, आगे की सोचता है, दूरदृष्टि उसके भीतर होती है, इसलिए आशावादी जो दृष्टिकोण है उसको ज्यादा महत्व दिया है। भविष्य को लेकर के भी वो आश्वस्त है, भविष्य के प्रति आश्वस्त।
पूरा विश्वास है भविष्य को लेकर के उसके मन में, तभी तो इनमें निराशा, कुंठा, पीड़ा जैसी बातें इस युग की कहानियों में बहुत कम दिखाई देती है। इस युग के जो प्रमुख रचनाकार रहे हैं, रचित कहानी की विकास यात्रा को आगे बढ़ाने वाले जो रचनाकार रहे हैं, जिनमें नाम आता है हिमांशु जोशी, महिप सिंह, हिमांशु जोशी, महिप सिंह, मधुकर सिंह, बेदराही, और श्याम परमार। तो ये थे बेटा सचेत कहानी की विकास यात्रा को आगे बढ़ाने वाले रचनाकार। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर आप लिख सकते हो। अब फिर इसके बाद में अगला प्रश्न आता है, कहानी के बाद में अगला प्रश्न है कि हिंदी में ऐतिहासिक उपन्यास लेखन को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न को समझना जरूरी है बेटा। तात्पर्य कि हिंदी के क्षेत्र में उपन्यास, लेकिन कौन से? ऐतिहासिक उपन्यास। ऐतिहासिक उपन्यासों का जो सिलसिला रहा है, ऐतिहासिक उपन्यास लिखने वाले जो रचनाकार हुए हैं, कौन कौन से उन्होंने ऐतिहासिक उपन्यास लिखे हैं, उनके बारे में इस प्रश्न के अंदर हम लिखेंगे। तो बेटा बात करते हैं कि ऐतिहासिक उपन्यास कौन से होते हैं। वे उपन्यास होते हैं जिनमें इतिहास को आधार बना करके लिखा जाता है, जिन उपन्यासों में ऐतिहासिक घटनाओं को आधार बनाया जाता है, प्रमुखता दी जाती है हमको, ऐतिहासिक बातों का जिनमें जिक्र किया जाता है। तो ऐसे जो उपन्यास होते हैं वो ऐतिहासिक उपन्यासों की श्रेणी में गिने जाते हैं या आते हैं। जिन उपन्यासों में ऐतिहासिक घटनाओं का जिक्र किया जाएगा या जहां इतिहास को आधार बना करके उपन्यास की रचना की जाएगी, वो ऐतिहासिक उपन्यास कहलाएगा। इनमें इनकी एक विशेषता है, ऐतिहासिक तथ्यों को क्यों रखा जाता है? इसलिए कि इनमें इतिहास के वे प्रसंग लिए जाते हैं जो वर्तमान में हमारे लिए कोई ना कोई क्या प्रस्तुत करते हैं? आदर्श प्रस्तुत करते हैं। बात आई होगी समझ में कि इनमें इतिहास के वे प्रसंग, वे घटनाएं, वे तथ्य, वे बातें ली जाती है जो वर्तमान समय में आज की जो पीढ़ी है उसके लिए वो चीजें, वो घटनाएं, वो प्रसंग, वो तथ्य अपने आप में एक आदर्श बन जाता है। रचनाकार का उद्देश्य होता है बेटा आगे आने वाली पीढ़ी को प्रेरित करना। तो ऐसी ऐतिहासिक तथ्यों, बातों, घटनाओं के द्वारा रचनाकार आने वाली पीढ़ी को प्रेरित करना चाहता है। उसके सामने वो कोई ठोस ऐतिहासिक आदर्श है वो प्रस्तुत करना चाहता है। इसीलिए ऐतिहासिक तथ्यों को, बातों को, घटनाओं को वो आधार बनाता है। अगर हम जिक्र करें, बात करें ऐतिहासिक उपन्यासकारों की, तो इनमें
नाम आता है वो है सबसे पहले हिंदी में वृंदालाल वर्मा। चतुरसेन वृंदालाल वर्मा, चतुरसेन शास्त्री, रांघे राघव। चतुरसेन शास्त्री, रांघे राघव, अमृतलाल नागर, अमृतलाल नागर, यशपाल, ये जो नाम मैंने आपको बताए हैं इन्होंने अधिकतर ऐतिहासिक नाटकों की उपन्यासों की रचना की है। इन्होंने ऐतिहासिक उपन्यासों की रचना की है। वृंदालाल वर्मा ने झांसी की रानी, विराटा की पद्मिनी, विराटा की पद्मिनी, चतुरसेन शास्त्री ने व्यम रक्षम, व्यम रक्षाम, गोली, सोमनाथ, जैसे नाटकों जैसे ऐतिहासिक उपन्यासों की रचना की है। इनके बाद में यशपाल ने दिव्या, यशपाल जी ने दिव्या, रांघे राघव ने दिव्या के बाद में बात करते हैं रांघेव। रांघेव राघव ने मुर्दों का टीला, इसके बाद में डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने बाण भट्ट की आत्मकथा, बाण भट्ट की आत्मकथा आदि ऐतिहासिक उपन्यासों की रचना की है। रांघे राघव ने मुर्दों के टीले के बाद में अगर कोई और उपन्यास की रचना की है तो उसमें सांवर प्रतिदान, का भी नाम लिया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये हिंदी के अंदर उपन्यास लेखन की परंपरा जो रही थी उसको हमने स्पष्ट किया है। इसके बाद में एक और प्रश्न है बेटा आगे, हिंदी कहानी के विकास में प्रेमचंद युग का योगदान।
तात्पर्य यही है बेटा इस प्रश्न का, एक तो स्वयं प्रेमचंद का युग था और फिर उसके बाद में तो प्रेमचंद और उसके बाद के युग का जो योगदान है, यानी इनके समय के अंदर जो जो कहानियां लिखी गई हैं जिन जिन कहानीकारों ने, उनके बारे में इस प्रश्न में हमें बताना है। देखिए बेटा, मुंशी प्रेमचंद कहानियों और उपन्यासों के सम्राट माने गए हैं बेटा, क्योंकि इनकी कहानियों की एक विशेषता थी, वो थी आदर्शोन्मुखी, यथार्थवादी। यथार्थ के साथ साथ आदर्श लिए हुए हैं प्रेमचंद की कहानियां। ये दोनों चीजें हमें प्रेमचंद की कहानियों में दिखाई देती है और यही बात इनके उपन्यासों पर भी लागू होती है। तो प्रेमचंद की कहानियों में हम देखते हैं कि इनके युग में सबसे ज्यादा जनमानस प्रभावित था। इनके युग में सर्वाधिक जनमानस प्रभावित था। इनकी जो पहली कहानी है वो पंचपरमेश्वर मानी जाती है। प्रेमचंद की पहली कहानी परमेश्वर मानी जाती है। प्रेमचंद जी ने लगभग अपने समय में 300 कहानियां लिखी। कितनी कहानियां लिखी? 300 कहानियां लिखी थी। इनकी जो कहानियां हैं उनमें बूढ़ी काकी, आत्माराम, सवा सेर गेहूं, शतरंज के खिलाड़ी, विचित्र होली, ग्रहदान, विचित्र होली, ग्रहदान, कजाकी, आदि जो कहानियां हैं ये प्रेमचंद की प्रमुख कहानियां मानी जाती है और इन्होंने लगभग 300 कहानियां लिखी थी। इनके कहानियों के संकलन भी है। कहानियों के क्या है? संकलन है। सप्त सरोवर, सप्त सरोवर, सप्त सरोज, सप्त सरोवर, सप्त सरोज और प्रेम पच्चीसी। ये 3 कहानियों के संकलन भी हमारे सामने आते हैं। इनके अलावा इस युग में, प्रेमचंद के युग में, जयशंकर प्रसाद ने कहानियों के द्वारा हमारा पीछे का जो स्वर्णिम इतिहास था, उस स्वर्णिम इतिहास के गौरव का भी गान किया है। इनके साथ ही या इस युग के अंदर जयशंकर प्रसाद ने भी हमारे अतीत का जो स्वर्णिम इतिहास रहा है, उस स्वर्णिम इतिहास का गौरव गान भी अपनी कहानियों में किया है। प्रसाद ने अपने कार्यकाल में या अपने युग में लगभग 70 कहानियां लिखी थी। मुंशी प्रेमचंद ने 300 कहानियां लिखी थी और इन्होंने लगभग 70 कहानियां लिखी थी, जिनमें प्रतिध्वनि, आकाशदीप, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, पुरस्कार, मधुआ,
आदि इनकी प्रमुख कहानियां मानी जाती हैं। कौन कौन सी? प्रतिध्वनि, आकाशदीप, पुरस्कार, मधुआ, इनकी प्रमुख कहानियां मानी जाती हैं। इस युग में सैकड़ों कह सकते हैं बेटा कहानीकार हुए हैं और उन्होंने विविध प्रकार की कहानियां लिखी हैं, जिनमें सुदर्शन, जैनेन्द्र, अज्ञेय, भगवती प्रसाद, वाजपेयी इस युग के अन्य रचनाकार यानी कहानीकार। जैनेन्द्र, अज्ञेय, राहुल सांकृत्यायन, शरद जोशी, अज्ञेय, शरद जोशी, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान, उषा देवी आदि। ये जिन जिन रचनाकारों का मैंने आपको बताया है, इनका भी प्रेमचंद के युग में कहानियों के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो इस प्रकार से ये जो मैंने आपको प्रश्न बताया है कि हिंदी कहानी के विकास में प्रेमचंद का योगदान, तो इसका योगदान को स्पष्ट करने के लिए आप इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर आप दे सकते हो कि सबसे ज्यादा जनमानस इनकी कहानियों में हमें प्रभावित दिखाई देता है। प्रेमचंद कहानियों के सम्राट हैं और सबसे ज्यादा इनकी कहानियों में जनमानस प्रभावित होता हुआ दिखाई देता है। पहले कहानी इनकी पंच परमेश्वर है। लगभग इन्होंने 300 कहानियां लिखी हैं, जिनमें आत्माराम, बूढ़ी काकी, चित्तर ओले आदि ये कहानियां हैं। इसके बाद में इनके 3 कहानियों के संकलन है, सप्तसरोवर और प्रेम पचीसी। इसी तरह से जयशंकर प्रसाद का जिक्र आपको करना है, जिन्होंने स्वर्णिम इतिहास का गौरवगान किया है। इन्होंने लगभग 17 कहानियां लिखी। प्रतिध्वनि, आकाशदीप, पुरस्कार, मधुआ आदि। अन्य सैकड़ों कहानीकार भी इस युग में हुए हैं और उन्होंने अलग अलग तरह की कहानियां लिखी हैं। और इस युग के अन्य जो रचनाकार हुए हैं, जिनमें जैनेन्द्र, अज्ञेय, भगवती प्रसाद, वाजपेयी, राहुल सांकृत्यायन, सुभद्रा कुमारी चौहान आदि है। इसके बाद में अगली वीडियो में दूसरे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे।